रहीम। आज आप लोगों ने देखा कि कौमी असम्बली के अंदर एक आइनी प्रोसेस के ज़रिए पाकिस्तान की कौमी असम्बली में स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ साहब इलेक्ट हुए हैं बिला मुकाबला। उनके सामने कोई और नॉमिनेशन पेपर्स नहीं थे, लिहाजा उनको बिला मुकाबला स्पीकर कौमी असम्बली आज उनकी अनाउंसमेंट हुई और उसके बाद उन्होंने ओथ उठाया और आज स्पीकर की कुर्सी पर राजा परवेज़ अशरफ साहब जैसे एक जमहूरी कारकुन को देखकर हमारी ये उम्मीद एक बार फिर जाग चुकी है कि इस असेंबली के अंदर जो कस्टोडियन की कुर्सी या स्पीकर की कुर्सी है उस पर बैठने वाला पाकिस्तान के आइन की दिफा करेगा, उसकी हिफाजत करेगा। इस कुर्सी से हमारी तवक्कुआत हमेशा से हैं, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस कुर्सी पर बैठने वाले पिछले 3.5 पौने 4 बरसों में जो अशख़ास थे उन्होंने आइन को रोंदा, आइन को वायलेट किया, कौमी असम्बली के रूल्स को तोड़ा और ये तमाम कार्रवाई करते हुए उन्हें ये एहसास नहीं हुआ कि वो इस असेंबली के स्पीकर हैं, किसी जमात के स्पीकर या डिप्टी स्पीकर नहीं हैं। वो जब इस कुर्सी पर बैठते हैं तो ये उनका अव्वलीन फ़र्ज़ है, बल्कि एक ही फ़र्ज़ है कि इस आइन को प्रोटेक्ट करें, प्रिजर्व करें, इसे डिफेंड करें। ये उनके उस ओथ में लिखा है जो ओथ उठाकर वो स्पीकर या डिप्टी स्पीकर बनते हैं। हम भी बहैसियत अरकान असेंबली यही ओथ उठाते हैं कि हम इस आइन को प्रोटेक्ट, प्रिजर्व और डिफेंड करेंगे और हमें अपने फ़राइज़ को सरअंजाम देना ज़रूरी होता है। आज इस कौमी असम्बली में एक और आइनी प्रोसेस के ज़रिए एक आइनी पोजीशन फ़िल हुई है और अब एक आइनी पोजीशन जो वेकेंट है डिप्टी स्पीकर की उसको भी पूरा किया जाएगा। चूँकि आप जानते हैं कि डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी जो थे उन्होंने आज सुबह ऐन उस वक्त जब उनके ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद वोट होने जा रही थी और ये एजेंडा पर मौजूद थी चीज़, ऐन उस वक्त उन्होंने अपना इस्तीफ़ा भिजवाया है। ठीक है, ये उनके पास एक ऑप्शन था, इससे पहले भी एक्सरसाइज कर सकते थे, लेकिन वो किसी और मोड में थे, वो कुछ और करना चाहते थे। मैं समझती हूँ कि कुछ और करते तो यकीनन वो देखते कि आइन का दिफा करने वाले भी आइन के दिफा के लिए सामने खड़े होते। गो कि उन्होंने काफ़ी कुछ जो है वो अंदिए दिए थे, लेकिन अच्छी बात है कि आइनी ऑप्शन इख्तियार किया गया। लेकिन इसके बरक्स जो पंजाब में आज हुआ है हम उसकी सख्त मजम्मत करते हैं। पंजाब में डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली को पर अटैक किया है, फ़िज़िकल अटैक किया गया है। उनके साथ जो जिस तरीके की बर्बरियत का मुज़ाहरा किया है वो काबिल मज़म्मत है, काबिल अफसोस है। PTI और PMLQ के चंद अरकान ने जो वहाँ पर बर्बरियत मचाई है, जो फैशिज़म वहाँ पर मचाया है, उसकी हम सख्त मज़म्मत करते हैं। एक डिप्टी स्पीकर जो आइनी प्रोसेस को फुलफ़िल करना चाह रहा था, उस पर काम करना चाह रहा था, आपने सिर्फ उस पर हमला नहीं किया है, आपने वहाँ पर जो जहालत दिखाई है वो आइन के ख़िलाफ़ है, कानून के ख़िलाफ़ है। हम आज मीडिया के तवस्सुत से हम ये मुतालबा करते हैं कि फ़ौरी तौर पर इस फैशिज़म का नोटिस लिया जाए। ये रिवायात पाकिस्तान के हक़ में नहीं है, ये रिवायात जमहूरियत के हक़ में नहीं है। हमने आज कौमी असम्बली के फ्लोर पर इस फैशिज़म के ख़िलाफ़ करारदाद जॉइंटली मंजूर की है। हम उम्मीद करते हैं कि इस करारदाद का नोटिस लिया जाएगा। मैं आप लोगों को भी प्रेस मीडिया के साथियों को भी मुबारकबाद पेश करती हूँ। आपको याद होगा कि यहीं पर इस गेट पर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने हमसे ये जब आपके साथ बात हुई थी तो ये बात उठी थी कि हम अंदर कब जाएंगे, तो हमने आपको यकीन दिलाया था कि जूं ही
یہ 3.5 برس پونے 4 برس کی یہ جو سینسرشپ کی حکومت ہے، جو لوگوں کو چپ کرانے کی حکومت ہے، جو ہی اس سے نجات حاصل کریں گے ایک آئینی طریقے سے، تو ہم یہ بھی کوشش کریں گے کہ میڈیا کے ساتھیوں کو اندر لایا جائے اور عزت کے ساتھ آپ کو کوریج کا موقع دیا جائے۔ یوں فٹ پاتھوں پر، یوں سڑکوں پر میڈیا کو کھڑے ہوتے کیمرہ کے ساتھ دیکھنا ہمیں بھی گوارا نہیں ہے اور ہمیں بھی اچھا نہیں لگتا۔ تو آج یہ بات اسمبلی میں ہوئی ہے جس پر کہ جو نئے اسپیکر ہیں انہوں نے فوری طور پر اس پر نوٹس لیا ہے اور احکامات جاری کیے ہیں۔ جلد ہم انشاءاللہ آپ سے اندر ملیں گے۔ یہ آپ لوگوں کی ڈیمانڈ تھی، PRA کی ڈیمانڈ تھی، جس پر کہ انشاءاللہ تعالیٰ جلد اسپیکر صاحب جو ضروری احکامات ہیں اس پر عمل درآمد کو یقینی بنائیں گے۔ میرے خیال ہے کنڈی صاحب نے بھی اس میں جو چیزیں ایڈ کرنی ہے۔ میں ایک آخری نقطہ، بلقیس ایدھی صاحبہ کی وفات پر ہمیں بہت افسوس ہے۔ ایک خدا ترس، انسانیت سے محبت کرنے والی خاتون، جنہوں نے اپنے شوہر کے شانہ بشانہ جو خدمات انسانیت کے لیے سر انجام دی ہیں، وہ تاریخ کا بہت خوبصورت حصہ رہیں گی۔ ہم ہمیشہ ان کی خدمات کو یاد کریں گے۔ آج بلاول صاحب نے ایک قرارداد یہاں پیش کی جس میں انہوں نے یہ ریکویسٹ کی ہے حکومت سے کہ ہائیسٹ سویلین ایوارڈ محترمہ بیگم بلقیس بانو ایدھی صاحبہ کو دیا جائے، تاکہ ان کی سروسز کو نہ صرف ہم یوں یاد رکھیں لیکن اس اعزاز کی شکل میں بھی ان کی سروسز کو، گو کہ ان کی جو بھی خدمات ہیں وہ کسی ایوارڈ سے جو ہے وہ کافی نہیں ہے ایوارڈ اس کے لیے، لیکن ہماری یہ دلی خواہش ہے کہ ان کو ہائیسٹ سویلین ایوارڈ سے نوازا جائے۔ کنڈی صاحب شکریہ، بڑی مہربانی۔ شازیہ مری صاحبہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ بات چیت کی۔ آج پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ایک سیاہ باب کا خاتمہ ہوا ہے۔ آج جس جمہوری طریقے سے ہمارے یہاں پر قومی اسمبلی میں اسپیکر کا بلا مقابلہ انتخاب ہونا اور اس پروسیس کو آگے چلانا، میں سمجھتا ہوں کہ سلیکٹڈ حکومت کے جو باقیات ہیں، اکا دکا باقیات رہ گئے ہیں، تقریباً باقی باقیات ان کے ختم ہو چکے ہیں اور ختم ہونے جا رہے ہیں۔ آج میں آپ کی توسط سے راجہ پرویشر صاحب کو بلا مقابلہ اسپیکر منتخب ہونے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ساتھ ساتھ جیسے شازیہ مری صاحبہ نے کہا، کیونکہ ہمارا پاکستان پیپلز پارٹی کی انفارمیشن ڈپارٹمنٹ سے یہ کام ہے، ہم نے کل بھی جب راجہ پرویز شرف صاحب جب نومینیشن پیپر جمع کرا رہے تھے، ہمارا سب سے پہلے ان کا مطالبہ تھا میڈیا کی آزادی کے متعلق، جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا مینیفیسٹو ہے، کہ میڈیا کے ہمارے دوستوں کو جس سویلین آمر نے پارلیمنٹ ہاؤس سے باہر نکالا تھا، پہلے آرڈرز میں، پہلی فرصت میں آپ کا یہ آرڈر ہونا چاہیے کہ میڈیا کو دوبارہ اپنے اس مقام تک جانا چاہیے جہاں پر پہلے وہاں پر آپ کا پارلیمنٹیرینز کے ساتھ انٹریکشن ہوتا تھا۔ ہمارا پارلیمنٹ کے اندر جو میڈیا کارنر تھا، جہاں پر ہمارے میڈیا کے جو رپورٹرز بیٹھتے تھے، ان کو دوبارہ بحال کرنا، اور سامنے پارلیمنٹ لاجز میں میڈیا پہ جو پابندی تھی۔ افسوس کی بات ہے کہ جمہوری حکومتوں میں بھی اس طرح باہر روڈ پہ کھڑے ہو کے پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر اور پارلیمنٹ لاجز کے باہر ہمارے پارلیمنٹیرینز میڈیا کے دوستوں کے ساتھ بات چیت کرتے تھے، پروگرام کرتے تھے، لیکن انشاءاللہ تعالی ہم نے ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی نے میڈیا کی آزادی کے لیے آواز اٹھائی ہے، اور ہم آپ کو آپ کا کھویا ہوا مقام انشاءاللہ دوبارہ واپس لے کے دیں گے، ہر فورم پہ لے کے دیں گے، اور انشاءاللہ میں یہ امید کرتا ہوں کہ اسپیکر صاحب آج ہی اپنی پہلی فرصت میں اپنے آرڈر ایشو کریں گے تاکہ آپ لوگ جو ہے دوبارہ وہاں پر آ سکیں۔ ایک اور بہت ضروری بات، آج میں نے ایک ٹویٹ دیکھی جس میں ایک مولانا صاحب پشتو میں ایک پیغام دے رہے ہیں کہ پی ٹی آئی اور عمران کے مخالف جتنے بھی میڈیا کے لوگ ہیں ان کو آپ قتل کریں، فتویٰ دے رہے ہیں۔ میں آج پاکستان کی حکومت، میں آج وزیر اعظم پاکستان، آج میں پاکستان کی اسٹیٹ سے مطالبہ کرتا ہوں کہ پاکستان کے شہریوں نے
पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस ने, पाकिस्तान के मीडिया के दोस्तों ने, पाकिस्तान के सियासतदानों ने बड़ा खून खराबा देखा है। लेकिन ये कोई सियासत नहीं है कि आपको जमहूरी तरीके से यहाँ से आउट किया गया। आज आपके लोगों को कत्ल व गारत में उकसा रहे हैं। आज जो पंजाब असम्बली में किया गया आपके सामने है। ये लोग चाहते हैं कि हमारी हुकूमत, पीटीआई की हुकूमत ख़त्म हो चुकी है। ये चाहते हैं कि कोई फोर्स आए, कोई मार्शल लॉ आ जाए, कोई इमरजेंसी नाफिज हो जाए ताकि ये लोग चले गए, ताकि सियासी बाप का पाकिस्तान में ख़ात्मा हो। लेकिन मैं अप्रिशिएट करता हूँ DGISPR की उस स्टेटमेंट को कि जिन्होंने उस दिन कहा कि पाकिस्तान में मार्शल लॉ का दौर ख़त्म हो चुका है, मुस्तकबिल मार्शल लॉ नहीं आएंगे। मैं चैलेंज करता हूँ PTI को और उनके इत्तेहादियों को कि आएँ जमहूरी तरीके से, अगर आपके पास आपके इत्तेहादी हैं आएँ, आप भी एतम एतमाद हमारे ऊपर करें। ये इत्तेहादी तो कल आपके साथ थे, आज हमारे साथ। और हम ये भी मुतालबा करते हैं स्पीकर कौमी असम्बली से कि आप जिन लोगों ने इस्तीफ़े दिए हैं उनको आप देखें, जिनको बड़ा शौक़ है इस्तीफ़े देने का और जाना चाहते हैं हलकों में, हम ज़िमनी इलेक्शन के लिए भरपूर तरीके से तैयार हैं। और PTI हमें ये नहीं बताया कि हमने इलेक्शन कब कराने हैं। इलेक्शन कराने का फ़ैसला अब इत्तेहादी जमातों का है कि अब इलेक्शन हम कब कराना चाहते हैं, और हमारा फ़ैसला होगा कि हम कब इलेक्शन में जाना चाहते हैं। हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी है, चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने जो बात की थी कि हम इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करना चाहते हैं, जो कि ये नहीं करा सके। 21 ख़त लिखे चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने माजी की हुकूमत को, इन्होंने कुछ नहीं किया उसके बाद। हम सबसे पहले इलेक्टोरल रिफॉर्म्स कराएंगे, उसके बाद हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन की तरफ जाएंगे। और पाकिस्तान की आवाम जिसको भी वोट करेगी, जिसको भी मैंडेट देगी, उसका हक बनता है कि वो हुकूमत करे। हम PTI के कहने पर इलेक्शन नहीं करेंगे। ये ट्वीट से ये बताना कि हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, आप आज़ाद हैं, आप जो करना चाहें करें। लेकिन अब फैसले इत्तेहादी जमातों ने करने, आपने नहीं करने। आपने अब हिसाब किताब देना है। हम पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं करेंगे, लेकिन हिसाब किताब आपसे लेंगे। जो आपने इस मुल्क में गबन, आपने इस मुल्क में चोरी, आपने इस मुल्क में डकैती, आपने तोशे खाने को भी नहीं छोड़ा। जो हज़रत उमर अलैहिस्सलाम की मिसालें देते थे, उन्होंने तोशे खाने से भी जो है उस पर भी डाके डाले। तो बहुत सी चीज़ें आने को है, इंशाल्लाह आप देखेंगे। इंशाल्लाह ताला आज पंजाब असम्बली में नए कायदे अवान का इंतखाब होगा, इत्तेहादी जमातों का इंशाल्लाह वज़ीर आला आएगा, और आप देखेंगे कि एक प्रोसेस है वो एक ऐसे तरीके से होगा। शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। मुझे बताइएगा कि खबरें गर्दिश कर रही है कि फवाद चौधरी के साथ बैकग्राउंड राब्ते हैं आप लोगों की, और लोग इस बारे में शामिल होने जा रहे हैं। इस खबर में किस तरह एक मैं सिर्फ इसमें फवाद चौधरी का क्योंकि जिक्र हुआ है, मैं एक बात कर दूं। जो फैसल साहब ने कहा है, और मुझे बड़ा अफसोस हुआ है कि फवाद चौधरी ने भी एक ट्वीट किया है जो धमकी आमेज़ किस्म का ट्वीट है, जो लोगों को इंसाइट करने जैसा ट्वीट है। जो भी खुद को अगर पाकिस्तानी कहता है और वो अपने मुआशरे के अंदर इंतशार फैलाने की ये हरकतें करता है, हमें उसके पाकिस्तानी होने पे तो शक नहीं है, लेकिन उसकी यकीनन जो जज्बा है उस पर शक है। क्योंकि कोई भी मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी, ज़ी शऊर पाकिस्तानी, पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाला पाकिस्तानी कभी अपने मुआशरे में ये इंतशार नहीं फैलाएगा। बहुत ही अहम बात फैसल साहब ने की है कि एक शख्स की जो मौलाना कह रहे हैं कि वो खुद हैं। मुझे बड़ा अफसोस है कि इस तरह की धमकियाँ, इस तरह का इंसाइट करना नेशनल एक्शन प्लान के होते हुए बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है। हम न सिर्फ हुकूमत से ये उम्मीद करेंगे कि इस पर एक्शन लिया जाए, बल्कि हम ये भी आपके तवज्जुह से कहना चाहते हैं कि अगर किसी सहाफ़ी को नुकसान पहुंचा तो उसका जिम्मेदार ना सिर्फ तहरीक इंसाफ बहैसियत जमात होगी, बल्कि इमरान खान खुद होगा। क्योंकि अगर वो समझता है कि मीडिया को वो पहले तो ऑर्डिनेंसेस के ज़रिए चुप करा रहा था, लेकिन अगर इस तरह का इंतशार फैलाकर वो मीडिया या किसी भी शख्स को चुप करा सकता है तो वो इसकी भूल है। लिहाजा इस पर यकीनन हमें इस बात पर कायम रहना होगा कि कोई भी, खुदा न खास्ता अल्लाह न करे, कि कोई भी नुकसान किसी भी मीडिया के साथी को पहुंचेगा
तो हमें ज़िम्मेदार कौन नज़र आ रहा है इसकी निशानदेही हम पहले ही कर रहे हैं। आप फवाद चौधरी साहब की आपने मुतल्लिक सवाल की पीपल्स पार्टी है, ना हमारा उनके साथ इंडोर रब्ता है, ना बैकडोर रब्ता है, ना अंडरग्राउंड रब्ता है, और आउट ऑफ क्वेश्चन है कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने सियासत को गंदा किया है, और हम नहीं चाहते कि वो गंदे अंडे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में हो। हमारे दरवाजे उनके लिए बंद हैं, वो कोई और रास्ता उनके लिए मैं समझता हूँ कि PLP है, उसमें अगर उसके तर्जुमान बन जाए तो अच्छी बात है। अभी तो यही हरकत मैडम है। तस्दीक या तरदीद कर दीजिएगा, ये खबरें भी गर्दिश कर रही हैं कि 30 अप्रैल से पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के लिए नए इलेक्शन के लिए दरख्वास्तें तलब कर दी। मैं आपको ये बताता चलूँ, ये clarity आपको पता होगा कि चंद महीने पहले जब हमारी अवामी मार्च जब हो रहा था, उससे पहले हमारा लाहौर में CC का इजलास हुआ था, और वो 4 दिन तक वो इजलास चलता रहा। रोज़ाना की बेस पे मुख्तलिफ सूबों के हमारे जो है लीडर्स थे, उनकी काबीना से उनके सदूर से मीटिंग हुई, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में चेयरमैन साहब ने कहा था कि हम पाकिस्तान में तमाम हमारे जितने भी MPAs MNAs के कैंडिडेट हैं, हम उनसे दरख्वास्त तलब कर रहे हैं ताकि हम उसको स्क्रूटनाइज़ करें, और चंद से ज़्यादा जो हमारे मेंबरान हैं उनको अभी से हम ग्रीन सिग्नल दें कि अपने हल्के में इलेक्शन की तैयारी करें। कुछ सीटों पे शायद हम आखिर में नहीं बल्कि टाइम पे फैसला करें, लेकिन ये फैसला बहुत पहले हो चुका था, चंद महीने पहले हुआ था, और हम इंशाल्लाह हम एप्लीकेशंस मंगवा रहे हैं और अपने कैंडिडेट्स को हम ग्रीन सिग्नल दे रहे हैं। देखिए, हमारा हतमी गोल यही है कि इस मुल्क में साफ, शफाफ और लेवल प्लेइंग फील्ड इलेक्शंस के अंदर हो, ताकि आवाम जिसको भी वोट डाले, जिसको भी इस काबिल समझे कि ज़िम्मेदारी सौंपी जाए उसकी नुमाइंदगी की, तो वो उसी तरीक़े से हो। और ये हमारी ना सिर्फ आज ख्वाहिश है, ये हमारी ख्वाहिश उस वक्त भी थी जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने PDM की बुनियाद रखी, और उस बुनियाद के वक्त रखने के वक्त भी उन्होंने यही कहा था कि हमारा अल्टीमेट गोल ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो हकीकी अवामी हुकूमत का क़याम साफ शफाफ इलेक्शंस के ज़रिए हो। तो ये प्रोसेस हमारे लिए ऑनगोइंग प्रोसेस है। हमने जिस तरीके से फैसल साहब ने कहा, जनवरी में ये बात की थी, उस वक्त हम इमरान खान से कह रहे थे कि तुम इस्तीफ़ा दे दो, इलेक्शंस की तरफ जाओ। हमने तो हमेशा से कहा हम डटे हुए हैं, उस मोड में हम हमेशा से रहे हैं, लेकिन इमरान खान इस नहज तक, तहरीक एतमाद की नहज तक भी खुद को खुद लाया, क्योंकि हमने इस्तीफ़े का भी मुतालबा कर रखा था। हमारे पास वो भी एक आइनी ऑप्शन था, हमारे पास ये भी एक आइनी ऑप्शन रहा कि हम तहरीक अदम एतमाद जमा कराकर इस नाअहल, इस बेहिस शख्स को घर भेजें जो ये भी एहसास नहीं रखता कि मुल्क में मसाइल हैं, उसको तो मुल्क के मसाइल ही कभी नज़र नहीं आए। मैडम ये बताइएगा कि क्या ये बात अब वादे है कि आप लोग काबीना में शामिल नहीं हो रहे, और MKM के हवाले से बताइएगा तो उन्होंने भी अभी तक कोई खास नतीजा नहीं लिया, वो भी कह रहे हैं कि अभी हम छोड़ रहे हैं, तो क्या आप लोग काबीना में नहीं आ रहे हो? देखिए, ये एक बहुत एक इत्तेहादी हुकूमतें, इत्तेहादी जमातें हैं जिसमें 8-10 इत्तेहादी जमातें हैं, हर किसी ने अपनी रिकमेंडेशन देनी है। हमारी सबसे पहली ख्वाहिश है, हमारी भी ख्वाहिश है कि जो हमारी इत्तेहादी जमातें हैं, कि जो हमारे जूनियर पार्टनर्स हैं वो पहले एडजस्ट हों। हम बड़ी जमातें, हमने माजी में बहुत सी बड़ी कुर्बानी दी हैं, अगर हमें मिनिस्टरों की कुर्बानी देनी पड़े तो इसमें हमें कोई आर नहीं है, लेकिन हम कहते हैं कि जो हमारे साथ इत्तेहादी जमातें नहीं शामिल हुई हैं, जो छोटी जमातें हैं, जूनियर पार्टनर्स हैं, उनको हम पहले एडजस्ट करें, उसके बाद जो है हम अगर हुआ तो एडजस्ट होंगे। कुर्बानी देनी पड़ी तो माजी में हमने अपने जानों का नजराना पेश किया, तो मनुष्य तो बहुत छोटी चीज़ है। सर, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की बात की कि पाकिस्तान तरीके साहब की जानिब से क्या कहेंगे, जो आमदा इंतखाबात थे वो आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से करवाएंगे? ये तमाम अभी नई हुकूमत बन रही है, पार्लियामेंट ने फैसला करना है, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स से बात करना है। अगर इलेक्शन कमीशन उसके लिए तैयार होगा, पॉलिटिकल पार्टीज तैयार होंगी, तमाम फैसले मुत्तफिका होंगे, ऑर्डिनेंस के जरिए नहीं होंगे। सर, इस इत्तेहादी हुकूमत की जानिब से बार बार इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात की जा रही है। अगर एक सियासी जमात वो इस्तीफे देकर सड़कों पर आ चुकी है, अगर उनका इनपुट शामिल नहीं होगा तो इस इलेक्टोरल रिफॉर्म्स को अगले इलेक्शन में कोई मानेगा? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स तो पूरे पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के अंदर आइंदा होने वाले इलेक्शंस के लिए निहायत ज़रूरी है, ताकि इन इलेक्शंस में कोई शक व शुबात किसी को भी ना रहे, फिर वो बेशक हमारा मुखालिफ ही क्यों ना हो। अब चूँकि इस्तीफ़े आए हैं
اور جس طریقے سے فیصل صاحب نے بھی آپ کو سمجھایا اور آج اسپیکر قومی اسمبلی نے بھی کہا کہ جو استعفے آئے ہیں ان کو آئینی پروسیس کے ذریعے ایکسیپٹ ہونا یا ریجیکٹ ہونا ہوتا ہے، تو وہ آئینی پروسیس یوں معلوم پڑ رہا ہے کہ مکمل نہیں کیا گیا، لہٰذا اسپیکر صاحب نے یہ کہا ہے، یہ رولنگ دی ہے کہ وہ دوبارہ سے ان استعفوں کو دیکھیں گے اور خود بھی مطمئن ہوں گے اگر انہیں یہ اطمینان ہو، کیونکہ نقطہ یہ اٹھایا گیا تھا کہ جو استعفے ہیں وہ فوٹو کاپی یا سائیکلو سٹائل پیپرز کے اوپر آئے ہیں، جبکہ آئین یہ بڑا واضح کہتا ہے کہ جو ممبر کا استعفیٰ ہوگا وہ ہینڈ ریٹن ہوگا، تو یہ نہیں ہے کہ آپ فل ان دا بلینکس میں اپنا نام لکھ دیں گے اور باقی متن کسی کی مرضی کا ہوگا، وہ تمام جو متن اس استعفے کا ہوگا وہ اس ممبر کے ہاتھوں سے لکھا ہوگا، یہ آئین کہتا ہے، یہ فیصل کنڈی یا شازیہ مری نے نہیں کہا، لہٰذا اسپیکر نے اسی نقطے کی روشنی میں ان استعفوں کی دوبارہ سے جانچ پڑتال کی رولنگ دی ہے، اور جانچ پڑتال جب ہوگی تو آئینی تقاضوں کو سامنے رکھا جائے گا، اگر وہ آئینی تقاضے پورے ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں ہوتے تو پھر اسپیکر صاحب جو ضروری ہوگا وہ کریں گے، اور یہ اس لیے نقطہ ضروری ہے آپ کا کہ ہم بھی چاہیں گے کہ پارلیمنٹ کے ذریعے وہ آئیں اور اپنا موقف رکھیں، جو وہ سڑکوں پر نکل کے لوگوں کو اکسا رہے ہیں، یہ ملک ویسے ہی غربت کا شکار ہے، یہ ملک اس ملک کی قوم مہنگائی کا شکار ہے، اور ان کی وجہ سے جو 3.5 برسوں میں مہنگائی کا سونامی ان لوگوں نے برپا کیا ہے، لوگوں نے کان پہ ہاتھ رکھے ہیں، لوگ آج بہت تکلیف میں ہیں، اور ان بھوکے پیٹ غریب لوگوں کو اکسا کر عمران خان کو کیا مل رہا ہے؟ اس کے بچے تو باہر بیٹھے ہیں، اس کے بچے تو آج وہ خود امپورٹڈ کپڑے پہن کے روز تصویریں کھنچوا رہا ہے اور کہتا ہے میں امپورٹڈ لوگوں کے خلاف، ارے بھائی تم بغیر امپورٹڈ جوتے پہنے تصویر نہیں آ رہی، امپورٹڈ شرٹ پہنی ہوئی ہے، امپورٹڈ چشمہ لگایا ہوا ہے، سر سے پیر تک آج عمران خان امپورٹڈ کپڑوں میں نظر آ رہا ہے، لیکن اور خاندان پورا باہر ہے، تو ہم تو نہیں کہتے کہ آپ کے بچے امپورٹڈ ہے یا آپ امپورٹڈ ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ اس ملک کے عوام کا سوچو، اس ملک کی عوام کو 3.5 سالوں تک تم نے اتنا تنگ کیا ہے، ان کی چیخیں نکالی ہیں، تم نے سیلریز میں اضافہ نہیں کیا، پینشنوں میں اضافہ نہیں کیا، مگر مہنگائی میں خوب اضافہ کیا ہے، ٹیکسز میں تم نے خوب اضافہ کیا ہے، اور آج تم یہ ساری چیزیں کر رہے ہو، لوگوں کو اکسا رہے ہو، تو لہٰذا آپ کو ان اراکین کو بھی چاہیے کہ یہ اپنے ووٹ کی دفاع کریں، یہ لوگوں سے ووٹ امانت لے کے آتے ہیں، آئیں پارلیمنٹ کے اندر، جن لوگوں نے استعفیٰ نہیں دیا ہے اور ان کے ساتھ یہ دھوس زبردستی کی جا رہی ہے وہ بھی آگے آئیں، ان کو بھی اپنے کنسٹیٹوئنٹس کو جواب دینا ہے، حلقوں میں جانا ہے، کیا وہ اس چیز کے لیے ووٹ لے کر آئے تھے کہ آپ لوگوں کو گالیاں دیں، پرفارم نہ کریں، ایسی حکومت میں بیٹھے رہیں، اور جب پرفارمنس پہ سوال اٹھے تو آپ لوگوں کو اکسانا شروع ہو جائیں؟ عمران خان نے اپنے کسی بھی جلسے میں 3.5 برسوں کی کارکردگی کی بات نہیں کی ہے، کوئی ایک جملہ بتا دیجئے اگر اس شخص نے کہا ہو کہ میں نے 3.5 برسوں میں کیا کارکردگی سر انجام دی ہے۔ اچھا میم، آپ لوگ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم دوبارہ پھر سے استعفے کے اوپر ووٹنگ ڈالیں گے دوبارہ، ہم نہیں کہہ رہے، اسپیکر صاحب نے ایک نقطہ اعتراض کے اوپر رولنگ دی ہے۔ یہ بتا دیجیے کچھ لوگوں نے آپ سے رابطہ کیا ہے کہ واپس آنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں کچھ لوگوں نے رابطہ کیا ہے، سیکریٹریٹ سے بھی سیکریٹریٹ سے رابطہ کیا ہے کہ ہم نہیں دینا چاہتے، ہاں، اسپیکر صاحب بلائیں گے، جن نے دینا ہے ویلکم وہ دیں، ضمنی الیکشن کے لیے تیار ہے، جو نہیں دینا جنہوں نہیں دینا ہے پارلیمنٹ کا حصہ بنیں اور پاکستان کی خدمت کریں۔ بہت شکریہ۔ تھینک یو۔